नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल चर्चा में रहने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, सिंधु जल संधि। जी। ये एक ऐसा समझौता है जो दशकों तक आप कह सकते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की एक अहम कड़ी रहा है। बिल्कुल। और हाल में ये फिर से खबरों में है और वजह काफी गंभीर है। हमने विश्व बैंक के कुछ दस्तावेज देखे हैं, कुछ विश्लेषण और हालिया रिपोर्ट्स को खंगाला है। हाँ। तो आज कोशिश करेंगे इसे समझने की, ये संधि असल में है क्या, बनी क्यों थी, चली कैसे, और अब जो ये निलंबित हुई है इसका मतलब क्या है। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगी। धन्यवाद जी। सिंधु जल संधि वाकई बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय। इसे अक्सर एक कामयाब जल संधि माना जाता है, खासकर दो ऐसे देशों के बीच जिनके रिश्ते अक्सर तनाव में ही रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये संधि है क्या, अगर आसान शब्दों में समझना हो? देखिए, ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। अच्छा। इसमें जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, कुल 6 मुख्य नदियां, उनका बंटवारा हुआ। 3 पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज। इनका पानी मतलब पूरा अधिकार भारत को मिला। और 3 पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को आवंटित हुआ। तो मतलब पानी का बंटवारा हो गया, कितना कितना अंदाजन? मोटा मोटा हिसाब ये है कि लगभग 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से गया और करीब 20% भारत को मिला। 80-20, ये तो मतलब काफी बड़ा अंतर लगता है सुनने में। तो क्या भारत पश्चिमी नदियों के पानी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत पश्चिमी नदियों पर मतलब सीमित सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल कर सकता है, और जो गैर उपयोग वाले उपयोग हैं जैसे बिजली बनाना, उसके लिए असीमित अधिकार है। बस पानी का प्रवाह कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। और हाँ, उसके लिए भी खासकर बिजली प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को लेकर काफी नियम है, कड़े नियम है, और वहीं से अक्सर आप देखेंगे विवाद भी शुरू होते हैं। समझ गया, ओके। तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी थी? मतलब विभाजन के बाद क्या हालात है कि ये संधि करनी पड़ी? जी, बंटवारे ने ना एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। जो पूरा एक सिंचाई का नहरी निजाम था वो बट गया और भारत भौगोलिक रूप से ऊपरी इलाके में आ गया। मतलब नदियों का स्रोत ज्यादातर भारत में था। हाँ। तो 1948 में एक संकट भी हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान जाने वाली कुछ नहरों का पानी कथित तौर पर रोक दिया था। अब पाकिस्तान की खेती तो पूरी तरह सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, तो ये उनके लिए एक आप कह सकते अस्तित्व का सवाल बन गया था। बाप रे, तो मतलब तनाव बहुत बढ़ गया होगा। और तब विश्व बैंक बीच में आया। बिल्कुल। कई साल तक बातचीत चलती रही, रुकी रही। फिर विश्व बैंक ने न सिर्फ मध्यस्थता की बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक हल निकाला। उन्होंने सिंधु बेसिन विकास कोष बनवाया। अच्छा, ये फंड क्या था? इसमें कई देशों ने मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पैसा दिया, अनुदान और कर्ज दोनों। और उस पैसे से पाकिस्तान पश्चिमी नदियों पर बड़े बड़े बांध और नहरें बना पाया, जैसे मंगला बांध है, तरबेला बांध है। ये पाकिस्तान के लिए आज भी लाइफलाइन जैसे हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। और ये संधि ठीक से चलती रहे, अगर कोई विवाद हो तो वो सुलझ जाए, इसके लिए क्या कोई तरीका बनाया गया था संधि में? जी हाँ, बिल्कुल। एक स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन है। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर होते हैं। इनका काम है नियमित रूप से मिलना, जानकारी साझा करना, दौरे करना। ओके। और अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए 3 स्तर का एक तंत्र है। छोटे मोटे मुद्दे जिन्हें प्रश्न कहा जाता है वो आयोग ही सुलझा लेता है। अगर कोई तकनीकी मतभेद है तो वो एक तटस्थ विशेषज्ञ, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाता है। अच्छा। और अगर कोई बड़ा कानूनी सवाल है, संधि की व्याख्या का विवाद है, तो वो मध्यस्थता अदालत में जाता है। ये दिलचस्प है कि इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, मतलब संधि से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। सही कहा आपने। इसे एक स्थायी संधि की तरह बनाया गया था। कोई भी देश अकेले से पीछे नहीं हट सकता। अगर कुछ बदलना है तो दोनों की आपसी सहमति जरूरी है। तो इतने साल ये चली कैसे? क्या इसे सफल माना जाता है? हाँ, ज्यादातर विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिनते हैं। आप सोचिए, ये संधि 1965, 1971 और 1999 तीन युद्धों के बावजूद कायम रही। ये तो कमाल है। इसने एक तरह से पाकिस्तान को पानी की सुरक्षा दी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि इसने पानी के मुद्दे को काफी हद तक तकनीकी बनाए रखा। रोजमर्रा की जो राजनीतिक खींचतान है उसे थोड़ा अलग रखा। लेकिन भारत में तो इसे लेकर कुछ आपत्तियां रही हैं ना? है जी हाँ, बिल्कुल। भारत में कई हलकों में ये बात उठती रही है
कि हमें सिर्फ 20% पानी मिला। खासकर जम्मू कश्मीर में ये शिकायतें ज्यादा मुखर रही हैं कि पश्चिमी नदियों पर जो कड़े नियम हैं बिजली बनाने या पानी स्टोर करने को लेकर, उनसे वहां का विकास बाधित हुआ है। वहां की विधानसभा ने तो कई बार प्रस्ताव भी पारित किए कि संधि में संशोधन हो या इसे रद्द किया जाए। और हाल के सालों में यही मुद्दे फिर से ज्यादा गर्मा गए। जी बिल्कुल। खासकर किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर मतभेद बहुत बढ़ गए। मामला तब और उलझ गया जब भारत चाह रहा था कि इसे तटस्थ विशेषज्ञ देखें और पाकिस्तान इस पर अड़ गया कि इसे मध्यस्थता अदालत में ले जाया जाए। अच्छा, यानी प्रक्रिया पर ही सहमति नहीं बन पा रही थी। हाँ, और इसी सब के बीच जनवरी 2023 में भारत ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेज दिया। और फिर आया अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला, जिसने लगता है सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, उस हमले के बाद भारत ने सीधा आरोप पाकिस्तान स्थित गुटों पर लगाया और 23 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी। संधि निलंबित, ये तो बहुत बड़ा कदम है। भारत ने इसके बाद फौरन क्या किया? हाँ, भारत ने कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे रावी नदी का जो अतिरिक्त पानी अब तक पाकिस्तान जा रहा था उसे रोकना शुरू कर दिया। चिनाब पर जो बगलिहार बांध है उससे पानी छोड़ने के तरीके को भी अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया। और कुछ जलाशयों की फ्लशिंग सफाई बिना पूर्व सूचना के की गई, जो कि संधि के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। तो ये साफ संकेत थे कि भारत अब खुद को संधि की बाध्यताओं में नहीं मान रहा है। और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही? अभी क्या स्थिति है जमीन पर? पाकिस्तान ने जाहिर है हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया और भारत पर आरोप लगाया कि वो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनके नेताओं ने काफी तीखे बयान दिए, यहां तक कहा कि अगर पानी के बहाव में कोई स्थायी रुकावट डाली गई तो उसे युद्ध भड़काने वाली कार्रवाई माना जा सकता है। बाप रे। अभी स्थिति यह है कि संधि व्यावहारिक रूप से ठप है। भारत आयोग की बैठकों में शामिल नहीं हो रहा, डेटा साझा नहीं कर रहा और पानी के उपयोग को लेकर जो नियम थे उनका पालन भी नहीं करा। तो इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? ये अनिश्चितता कब तक चलेगी? देखिए, अनिश्चितता तो बहुत है। तनाव और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। ये भी संभव है कि भारत भविष्य में पश्चिमी नदियों के पानी पर और ज्यादा नियंत्रण हासिल करने की क्षमता विकसित करे। पाकिस्तान के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, पानी की कमी, खाद्य सुरक्षा पर असर। हाँ। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब जलवायु परिवर्तन पहले ही पानी के स्रोतों पर दबाव डाल रहा है। तो इस पुरानी संधि की प्रासंगिकता पर वैसे भी सवाल उठ रहे थे, अब ये संकट और गहरा गया है। तो कुल मिलाकर एक संधि जिसने लगभग 65 साल तक जैसे तैसे ही सही पानी को लेकर एक तरह की शांति बनाए रखी थी, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है और इसके नतीजे दोनों देशों के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। निस्संदेह पानी जीवन का आधार है, खासकर सिंधु बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए। सहयोग का ये ढांचा अगर टूटता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। भविष्य में किसी न किसी रूप में जल प्रबंधन पर एक समझौते की जरूरत तो पड़ेगी ही, चाहे वो इसी संधि का संशोधित रूप हो या कोई बिल्कुल नया तंत्र। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस दौर में, जहां एक तरफ भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकट है, क्या पानी को लेकर कूटनीति सफल हो सकती है? और ये जो मौजूदा गतिरोध है, इसका असर क्या सिर्फ पानी तक सीमित रहेगा या क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके कहीं ज्यादा गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।